दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 21 नवंबर 2025 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान, फिलिस्तीनी स्टेट कभी नहीं बनेगी, सऊदी से डील भी अधर में लटकी, मिस्र का दो टूक बयान, टू स्टेट सॉल्यूशन ही अमन की इकलौती राह, सऊदी अरब को F-35 देने पर इसराइल में खलबली, नेतन्याहू बोला यूएस हमारा भोकाल बचाएगा, और ईरान में राजधानी बदलने की चर्चा गर्म, सदर बोले तेहरान अब रहने लायक नहीं रहा। ये थी कुछ हेडलाइंस, इनके अलावा भी कई अहम खबरें इस शो में। शुरुआत करते हैं इसराइल से आई एक बड़ी खबर से। इसराइल ने साफ इनकार कर दिया है कि फिलिस्तीनी स्टेट यानी फिलिस्तीनी रियासत कभी नहीं बनेगी। नेतन्याहू ने सऊदी अरब से डील की शक्ल भी दरकिनार कर दी। ये खबर अपने आप में अहम है और इसकी टाइमिंग तब और अहम होती है जब MBS वाशिंगटन में है। एक लोकल टेलीग्राम चैनल अबू अली एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक ऐलान कर दिया कि फिलिस्तीन नाम का मुल्क किसी भी सूरत में कायम नहीं होगा। इंटरव्यू में जब नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या ये रुख सऊदी अरब के साथ नॉर्मलाइजेशन को भी खतरे में डाल देगा, जो कि फिलिस्तीनी स्टेट के रोड मैप के बगैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है सऊदी अरब। वो कहता है कि जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं होंगे। तो नेतन्याहू ने इस सवाल के पूछे जाने पर उसी लहजे में जवाब दिया कि सीधी बात है, फ़लस्तीनी स्टेट कायम नहीं होगी, ये इसराइल की मौजूदगी पर ख़तरा है, उसके वजूद पर ख़तरा है। नेतन्याहू ने माना कि गज़ा की जंग ने सऊदी अरब की डील को स्लो कर दिया, लेकिन दावा किया कि अब हालात फिर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि नेतन्याहू की शर्त वही रहेगी, सिक्योरिटी लाइंस पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, कंडीशंस दोनों को सूट करें, लेकिन अपनी बुनियादी डिमांड्स मैं नहीं छोड़ूंगा। ये नेतन्याहू का सीधा मौक़िफ़ है। इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि अगर बाद में हालात ठीक हुए तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, तो भी इसराइल अपनी अहम तरजीहें बचाए रखेगा। वो तरजीहें क्या हैं? फ़लस्तीन की पूरी ज़मीन कब्ज़ा करना, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब वगैरह वगैरह, चरस वरस सब। उधर वाशिंगटन में सऊदी वली अहद यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में ये बात फिर दोहराई कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन एक भरोसेमंद टू स्टेट रोड मैप के बिना कोई डील नहीं होगी। यानी तस्वीर पिक्चर पूरी तरह क्लियर है। एक तरफ सऊदी और अमेरिका फ़लस्तीनी रोड मैप मांग रहे हैं, ख़ास तौर से सऊदी अरब, और दूसरी तरफ नेतन्याहू है जो उसी रास्ते पर, उसी रोड मैप पर बैरियर लगाए बैठा है। अब देखना है कि जीत किसकी होगी। मिस्र से एक दो टूक बयान आया है, सुन लीजिए सर। कहा है एक बार फिर से कि दो कौमी हल यानी टू स्टेट सॉल्यूशन ही मिडिल ईस्ट की अमन की इकलौती राह और गारंटी है। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने कल जुमेरात को साउथ कोरिया के सदर ली जे मयोंग से मुलाकात के दौरान एक बार फिर साफ साफ कहा कि मिडिल ईस्ट में दायमी अमन और स्टेबिलिटी की बस एक ही सूरत है, टू स्टेट सॉल्यूशन। इजिप्ट की प्रेसिडेंसी के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अल शेनावी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में गजा सीज़फायर डील, उससे जुड़ी UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन और मिस्र की कोशिशों का जायजा लिया गया। अल सीसी का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, गजा की जंग रोकने, राहत पहुंचाने और इलाके को दोबारा सुलगने से बचाने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन ही असली रास्ता है और मिस्र उसी पर खड़ा है। पिछली खबर थी टू स्टेट बनने नहीं देंगे, नेतन्याहू कह रहा है, और यहाँ सिर्फ टू स्टेट की बात हो रही है। तो एक ही रीजन में आसपास बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है सर, और इस सब का सेंटर है फ़लस्तीन, अल अक्सा मस्जिद। बढ़ते आगे। सऊदी अरब को F-35 देने पर इसराइल की हवा टाइट है, लेकिन नेतन्याहू कह रहा है फिकर नॉट, टेंशन नहीं। अमेरिका के F-35 जेट्स सऊदी अरब को बेचने के ऐलान के बाद इसराइली फ़ौज और सियासत में खलबली है, लेकिन नेतन्याहू ने इसे हल्के में लेकर कहा है कि अमेरिका उसकी मिलिट्री एज बरकरार रखेगा, उसका मिलिट्री भोकाल बरकरार रखेगा। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद मार्को रूबियो ने नेतन्याहू को फ़ोन करके भरोसा दिया कि डरो मत, इसराइल की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज कम नहीं होने दी जाएगी, तुम्हारा F-35 उनके F-35 से हमेशा ऊपर रहेगा। अच्छा वाला है तुम्हारा, इन्हें तो ऐसे ही दे रहा है, रियाल लेने थे।
फिलहाल पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ इसराइल के पास F-35 है और अमेरिकी कानून भी इस रीजनल एडवांटेज को बचाए रखने का वादा करता है। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने यकीन दिलाया है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी मुल्क को हथियार या सिस्टम देते वक्त इसराइल की बढ़त का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसराइली फौज यानी IDF की पोजीशन कुछ मुख्तलिफ है, कुछ अलहदा है। IDF का कहना है कि सऊदी अरब को F-35 मिलते ही इसराइल की हवा निकल सकती है, उसका भूकाल टूट सकता है और हमारी एयर सुपीरियरिटी को पहली बार सच में चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसराइल की पॉलिटिक्स कह रही है या उनकी हुकूमत कह रही है कि नहीं हमारा F-35 अच्छा है यार। हो सकता है ये खबरें इसलिए भी प्लांट की गई हों कि IDF को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए। हो सकता है F-35 एक जैसा हो, लेकिन हालांकि रिपोर्ट हमने कल भी आपको कई हवाले से बताई थी, बहुत सी चीज़ें शायद इस F-35 जो सऊदी अरब को मिलेंगे अगले कुछ सालों में, उसमें बहुत सी चीज़ें शायद लेस करके दी जाएंगी जो इसराइल के पास ऑलरेडी हैं। अब एक खबर ईरान से जुड़ी जो बड़ी खबर है। ईरान में राजधानी शिफ्ट करने की बात फिर से गर्मा गई है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बार फिर साफ कहा है कि तेहरान अब राजधानी के तौर पर रहने लायक नहीं बचा, यानी कैपिटल के तौर पर। ओवर क्राउडिंग, पानी का कहर, बारिश का गायब हो जाना और अब हालात ऐसे हैं कि प्रेसिडेंट खुद वार्निंग दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमारे पास कोई चारा नहीं है, ये कदम अब मजबूरी है, इस शहर से जाना होगा। दोस्तों, इस साल तेहरान में बारिश 100 साल में सबसे कम रही और अलामतें ख़तरनाक हैं। पहाड़ों पर जहां इस वक्त बर्फ़ जमी होती है, वहां आज भी सूखी पथरीली चोटियां दिख रही हैं। सदर का सीधा बयान है इसी को सबको ध्यान में रखते हुए कि हम तामीरात कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, लेकिन तेहरान के वाटर क्राइसिस का हल नहीं निकाल सकते क्योंकि पानी उसके हाथ में। अभी ईरान के कुछ और इलाकों में, वेस्टर्न इलाकों में बारिश हुई थी, लेकिन ये तेहरान वाले डैम सूखे हैं। पानी नहीं बरसा, कहते हैं पेज़ेश्कियान, पानी नहीं बरसा तो सर्दियों से पहले तेहरान को खाली करना पड़ सकता है। तेहरान में 10 मिलियन आबादी रहती है और हुकूमत ने पानी बचाने के लिए पानी की सप्लाई कट करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। लोग परेशान हैं, हुकूमत दबाव में है। पेज़ेश्कियान के बयान पर ईरान के अंदर भी कोहराम मचा है। हम मिहान अखबार ने इसे जोक कहकर, मजाक कहकर ही मजाक उड़ाया है। सरकारी बयान में कहा गया है कि सदर ने कोई फाइनल प्लान नहीं दिया, बस हालात की गंभीरता बताई है, उसकी संजीदगी बताई है। उधर ईरानी हुकूमत ने बारिश आ सके, बारिश बुलाने के लिए यूं कहें या पैदा करने के लिए क्लाउड सीडिंग भी शुरू कर दी है, यानी आसमान से पानी ना बरसे तो आर्टिफिशियल तरीके से बरसात की कोशिश। प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान पिछले साल से कह रहे हैं कि तेहरान का ट्रैफिक, पानी की कमी, रिसोर्सेज की तबाही और दम घोटू एयर पॉल्यूशन ये सब बता रहा है कि राजधानी को कहीं और ले जाने पर सोचने का वक्त आ चुका है। राजधानी कहीं उठकर जा रही है, फौरन शिफ्ट हो रहा है तेहरान से कैपिटल का मामला कहीं और। ऐसा मैं नहीं कर रहा दोस्तों, खबर जो है मैं उस तक रहता हूँ, खबर बताना मेरा काम है, बयान उनके हैं, मेरे नहीं। तेहरान शिफ्ट ही हो जाएगा ऐसा भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो सकता है। जनवरी में ईरानी हुकूमत ने मकरान रीजन को एक मुमकिना नई कैपिटल के तौर पर स्टडी करने की बात कही थी, लेकिन वो प्लान भी मजम्मत की भेंट चढ़ गया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई तेहरान को छोड़कर नई कैपिटल बसाने जा रहा है या ये सिर्फ एक और सियासी वार्निंग है जो पानी के साथ बह जाएगी। एक दो खबरें यहाँ से ले लेते हैं। अल जज़ीरा की हेडलाइन बताती है, पैलेस्टीनियंस स्क्वीज्ड एज इजराइल मूव्स बियॉन्ड येलो लाइन इन गजा सिटी। फ़लस्तीनियों के साथ इस वक्त बड़ा मसला है। येलो लाइन के पार भी अब जो है वो IDF धीरे धीरे बढ़ रही है। वो इलाके 45% वाले जो अब तक फ़लस्तीनियों के थे, वहाँ भी IDF बढ़ रही है और अब अटैक्स जो हैं वो और बढ़ रहे हैं। मतलब यूँ समझिए कि वो जो फ़लस्तीनियों के इलाके कहा गया 55% तो येलो लाइन के इधर IDF के पास है, उधर वो तबाही कर रहे थे, हमले कर रहे थे, अब 45% में भी कर रहे हैं। अब ये जो है 32 लोग पिछले कुछ घंटों में शहीद हुए हैं गज़ा में और 88 ज़ख्मी हुए हैं। ये पूरा जंग वाला आलम वापस लौट रहा है। पिछले 24 घंटे में 32 लोग शहीद हुए हैं, एक रात में 28, फिर अगले दिन में 5, ऐसे ही करके कुछ हिसाब किताब था या 4 थे।
तो फिर वही जंग जैसा माहौल लौट रहा है और लोग खौफजदा हैं। इसराइल स्टेप्स अप किलिंग्स टू टाइटन सिक्योरिटी कंट्रोल इन गजा। इसराइल की कोशिश है गजा को अपनी ग्रिप में रखना, गजा के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल, हवा भूकाल बना के रखना, और उसके लिए उसने लोगों की जान लेने के सिलसिले को फिर से एक मर्तबा तेज़ कर दिया है। यही हेडलाइन बता रही है, लोग अपने अपनों को खो रहे हैं और इसराइल को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी नज़र ज़मीन पर है, ज़मीन पर रहने वालों से उसका कोई वास्ता नहीं। वफा न्यूज़ एजेंसी कहती है, और मैंने इसके विजुअल्स देखे थे रात, तो मैं थोड़ा सा रात क्या सुबह शहर में, तो मुझे बड़ा वो हुआ कि यार ऐसी आग लगाई जा रही है वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों की प्रॉपर्टी में। एक कॉलोनिस्ट जो थे, सेटलर्स ने, वफा न्यूज़ एजेंसी कॉलोनिस्ट भी लिखती है क्योंकि कॉलोनी में, सेटलमेंट्स में बसते हैं ये लोग, तो इन्होंने एक व्हीकल, गाड़ियों का जो स्क्रैप यार्ड था, यूँ कहें कि एक बड़ा नहीं होता है कबाड़ वाली गाड़ियों का बड़ा कबाड़ खाना होता है, उसमें आग लगा दी। तो बहुत दूर तक सिर्फ आग ही आग, बड़े बड़े शोले दिख रहे थे। वो कबाड़ का मतलब ये नहीं वो किसी की तो मिल्कियत, किसी की तो दौलत होगी। कबाड़ का मतलब सिर्फ कबाड़ नहीं होता, फ़लस्तीनियों की रीढ़ तोड़ी जा रही है, रीढ़ की हड्डी उनकी तोड़ी जा रही है ताकि फिर वो यहाँ से मूव हो जाए। 36,000 लोग तो 3 कैंप से जा चुके हैं इस जनवरी से। 36,000 3 कैंप से। कैंप होते हैं वहाँ, रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं, वो जिनकी ज़मीनें इन ज़ायनियों ने छीन ली, इन सेटलर्स ने कब्जा ली, इन मालिकों की ज़मीनें, वो कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। वो कैंप्स में भी पक्की बिल्डिंग्स होती हैं। उन कैंप से 36,000 लोग भी निकाले जा चुके हैं, उनके घर भी तोड़े जा चुके इस जनवरी से। और अब ये कभी गाड़ी में आग, कभी खेतों में आग, कभी जानवरों को मार देना, कभी घर तोड़ देना, और कभी ये स्क्रैप यार्ड, उनकी फैक्ट्रियों में आग, ये सब हो रहा है। और इस फिर अगर ये कुछ कर देंगे तो ये टेररिस्ट कहलाएंगे। सीधी सी बात है। यही इस दुनिया का तकाज़ा है, पैमाना है, चश्मा है देखने का। वेस्ट बैंक में बहुत से लोग जब रिहा हो रहे हैं, फ़लस्तीनी हैं ये, मोहम्मद अनबास तुलकारम से रहने वाले हैं, जब अपनी फैमिली से मिले, इसराइली जेल से निकले तो बिल्कुल टूटी हुई हालत में थे, न सिर्फ रूह से बल्कि जिस्म से भी। 2 साल बाद ये जेल से निकले, लंगड़ा के चल रहे थे, हाथ में इनके रिहाई नामा था और आँखों में आंसू थे कि इन्होंने अपनों को देखा। क्योंकि एक बार इसराइली जेल में जाने के बाद किसी को इस बात का यकीन नहीं होता कि वो वापस आएगा या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात उन तमाम लोगों को डिनर पर इनवाइट किया जो इसराइली होस्टेजेस थे, गजा में कैद थे, हमास के कब्ज़े में थे और अब रिहा हुए। ट्रंप की मुदाखलत के बाद उन सब का डिनर दिया, उनकी फैमिलीज आई, और फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यू आर नॉट होस्टेजेस एनीमोर, अब आप होस्टेजेस नहीं हैं, अब आप हीरोज़ हैं। तो इन सबको डोनाल्ड ट्रंप ने पढ़कर मैसेज भी सुनाया, सबसे बात की और सबके साथ डिनर किया, और या डिनर किया, उनको होस्ट किया, जो भी एक हाई टी पार्टी रही होगी। लेकिन फ़लस्तीनी भी तो रिहा हुए, वो जो बिना केस के अंदर थे इसराइली जेलों में। क्या आप एक फ़लस्तीनी को भी बुला सकते थे इन सब के मुकाबले? माएँ बहनें हुई रिलीज़, फ़लस्तीनी सारे मुजरिम थे क्या, जिन्हें इसराइल उठा ले गया था, जिन्हें इन सब के बदले रिहा किया? क्या वो इंसान नहीं है? इस तरफ भी हमें सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।